नमस्कार, स्वागत है आपका एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राज्य और मेवाड़ की सियासत के दिग्गज अपनी ओजपूर्ण वाणी के लिए चर्चित। विधानसभा में विपक्ष की आवाज, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी आज हमारे बीच में मौजूद है। बहुत स्वागत है गुलाब जी। सबसे अहम सवाल तो यही है कि आपके प्रभाव क्षेत्र मेवाड़ में उपचुनाव का ऐलान हो गया है, कितना प्रभाव आप कायम कर पाएंगे इस बार, क्योंकि आपके विरोधी भी बहुत सक्रिय हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और वहाँ की जनता के बीच में हमने एक विचारधारा को पहुँचाने का प्रयत्न किया है और इसके कारण से भी आदिवासी क्षेत्र होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सफलता ठीक रहती है। पिछले चुनाव में भी 28 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। उस उदयपुर डिवीज़न में से कांग्रेस मात्र 10 पे ही आ पाई है। उसके पहले भी कई राउंड हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से एक विचारधारा के आधार पर और अपने काम के आधार पर, राज्य सरकार के भी काम और अब लोकसभा के कामों के कारण से भी उस क्षेत्र में मतदाता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लगाव बना है और इसके कारण से सफलता हमको मिलती है। लेकिन अभी भी क्या आपका प्रभाव कायम है, क्योंकि आपके अपने ही लोग हैं, कई विरोधी हैं जो कि काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? मेरा अपना तो स्वयं कोई प्रभाव है कि नहीं, ये तो जनता बता सकती, मैं नहीं बता सकता। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उस क्षेत्र में 40 साल से काम कर रहा हूँ और जिन परिस्थितियों में मैंने काम किया है और उसके आधार पर जो टीम मैंने खड़ी की है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पहुँची है। बीते दिनों आपके कुछ वाणी से निकले शब्दों का काफ़ी विरोध हुआ, चाहे राम हो या प्रताप हो, और हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खूब बड़ा इस पर शोरगुल किया, मुद्दा बनाया। देखो, मैं सोचता हूँ मैं 40 साल में राम के बारे में भी सैकड़ों बार बोला हूँगा, प्रताप के बारे में भी शायद सैकड़ों, और उससे पहले भी संघ की शाखा पर भी जिस प्रताप का गुणगान गाते थे उसके प्रति अपमान की दृष्टि से कोई सवाल ही नहीं। अगर मेरा कोई पूरा भाषण सुने तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने अपने राजकाज सब छोड़कर जंगल के अंदर भटक करके भी उस आज़ादी के दीपक को जलाए रखा उसने, वो भाव मेरा था। तो मैं सोचता हूँ एक शब्द से जो मैंने उनके पागलपन को तुलना किया वो शब्द ठीक नहीं था, तो मैंने स्वयं ने भी उसके लिए सॉरी फील कर लिया और उसको मान लिया। मुद्दा जानबूझ के बनाया जा रहा है। मतलब ये तो केवल इसलिए कि राजसमंद का चुनाव बीजेपी हारे और मेरे माथे कैसे फूटे, इस बात के लिए सब लोगों ने एक प्रयत्न किया था। और अभी भी ये जब तक बल्लभनगर का चुनाव है तब तक ये प्रताप है और उसके बाद प्रताप की ये जो बातें जो आज चल रही है वो नहीं चलेगी, मैं आज आपको कह जा रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल आपने जिक्र राजसमंद का किया और कहा जाता है कि आपके विवादित बोल की वजह से राजसमंद में जो चुनाव हुए बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा है और बीजेपी की कैंडिडेट हारते हारते बच गई। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैंने राजपूतों को नाराज किया ना, तो वहाँ जितने पोलिंग स्टेशन हैं राजपूतों के उसका एनालिसिस कर लें। जितने वोट किरण जी को मिले पिछली बार उससे भी ज़्यादा इस बार उस पोलिंगों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। इसका मतलब इस बात का कोई असर नहीं है। जहाँ तक सरकार ने जो कुछ भी सरकारी साधनों का उपयोग कर सकती है उसके कारण से एक, दूसरा क्या है, स्थानीय मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ बना हुआ था और वो जो बोहरा जी थे वो स्थानीय होने के कारण से भी थोड़ा बहुत रहा है। और उसके बाद भी मैं सोचता हूँ जो किरण जी ने जो काम किया उस क्षेत्र में जनता के साथ, जो उसके प्रति जो सहानुभूति थी, वो निश्चित रूप से उसकी बच्ची को उसका लाभ मिला। आप शुचितापूर्ण राजनीति के एक तरह से पुरोधा माने जाते हैं वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। उसके बावजूद आप कई बार मन से बोल जाते हैं, चाहे सदन हो या विधानसभा के बाहर हो, और वो जो बोले हुए शब्द हैं वो कई बार आपके दर के लिए परेशानी बन जाती है। नहीं, मेरी कोई परेशानी, मैं जो बोलता हूँ मन से बोलता हूँ, पूरी सच्चाई के साथ बोलता हूँ। मुझे इस पर आज दिन तक कभी कोई इस प्रकार की बात नहीं आई है। और कई बार मैं क्या गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मेवाड़ी आदमी हूँ, मेरी भाषा में मेवाड़ के कुछ शब्द आ जाते हैं और उसके कारण से लोग समझते हैं कि अच्छी हिंदी बोलने वाले को ये शब्द नहीं बोलना। ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। अब मैं कहता हूँ जैसे एक फुट्टी कोड़ी भी आपने खर्च नहीं की, अब ये मेरी भाषा में एक शब्द है, इसका मतलब आपने कुछ खर्च नहीं किया। अब ये कोई भाषा की गलती थोड़ी है। मैं जिस धरती पर पैदा हूँ और जहाँ संस्कारित हुआ हूँ उनके बीच में रहा हूँ तो मेरी भाषा में वो भाषा आती है। एक बात है जो बार बार आती है बीजेपी में, हालांकि चुनाव अभी दूर है लेकिन बीजेपी में कई सीएम फेस के दावेदार हैं, तो सवाल आपसे ये कि क्या अगले चुनाव कैंपेन में आप भी उनमें से एक हैं? देखो, ये मुद्दा कुछ तो आप लोगों ने बना दिया, मीडिया ने। मैं सोचता हूँ बीजेपी में कभी भी
मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होने के बारे में कभी भी टकराव नहीं आया। जब कभी भी पार्टी करती भी है तो चुनाव के 6 महीने पहले किसी के नेतृत्व में लड़ना है या नहीं लड़ना है इसका निर्णय करती है। और आज दिन तक तो मैं लगभग ये 15वीं विधानसभा बन रही है और 6ठी विधानसभा से मैं हूँ। अब तक कभी झगड़ा कभी टकराव कोई बात आई नहीं। जिसको पार्टी ने कहा और जब नहीं भी कहा तो बिना उसके भी चुनाव लड़े, और उसके बाद भी जो है ना जिसको पार्टी ने ठीक समझती है, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड ठीक समझता है, उसको हम बनाते हैं। हमारे यहाँ झगड़ा है नहीं, लोग इसको खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं सोचता हूँ लेकिन जब आपके ही अपने विधायक बीजेपी के जब इस तरह की बातें करने लगे और कई चेहरों की बात आए, कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगे, तो कुछ तो होगा गुलाब जी। 1 दर्जन चेहरे बताए जा रहे हैं। गुलाब जी कुछ तो होगा ना इसमें। मैं सोचता हूँ कि ये सब हमारी पार्टी में कम से कम अभी तक भगवान की कृपा से हमारा सामूहिक निर्णय होता है। अभी भी किसी इंडिविजुअल आदमी का निर्णय नहीं होता है। हमारा पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करके जब किसी के बारे में हाँ जाना कहता है तो उससे बनता है। और 2.5 साल पहले कभी भी कैंडिडेट का तय करके चुनाव लड़े हों ऐसा तो आपने कोई एक आध कालखंड ऐसा रहा हो इतनी 15 विधानसभा में कि जब हमने कोई 2.5-3 साल पहले, अभी बेमौसम बारिश है, अभी कोई सवाल नहीं। जब कोई चुनाव नज़दीक आएगा 6 महीने के पहले कोई बात हो सकती है, पार्टी घोषित करती है कि नहीं करती है। तो कांग्रेस ने पिछला कौन सा घोषित करके लड़ा था? उस समय उनका भी कोई कैंडिडेट नहीं था। उनके तो परिपाटी है भी नहीं। तो हमारे यहाँ भी ऐसी हमारे यहाँ करते हैं तो पार्टी के निर्णय के आधार पर किसी के नेतृत्व, जैसे पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वसुंधरा जी को डिक्लेयर किया था कुछ 6 महीने पहले कि उनके नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, तो लड़े हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वसुंधरा राजे को आपका अब समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? नहीं पोस्टर से भी हटा दिया जाता है उनको। ऐसा है, समर्थन नहीं है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, समर्थन क्यों नहीं है उनको? समर्थन है, आज भी उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं है। अब मैं सोचता हूँ जो पार्टी के जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के आधार पर वही काम करना पड़ेगा उसे। कई बार देख रहे हैं कि विरोध के सुर आ रहे हैं उनके खिलाफ, और ये भी देखने को मिल रहा है कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे हिसाब से वो माने भले नज़रअंदाज, हमारे यहाँ पार्टी में कोई नज़रअंदाज नहीं, जो भी काम करता है वो सबका प्रिय होता है और जिसके आधार पर पब्लिक में एक्सेप्टेंस होती है उसके बारे में कोई नज़रअंदाज नहीं करता है। लोग समझते हैं या वो ये समझते हैं कि भाई कोई हमको जो है उसे नहीं, बराबर हर पार्टी के कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं। उनकी पुत्रवधू बीमार होने के कारण से कभी आती नहीं आती, मेरी कई बार बातचीत होती है विधानसभा के हिसाब से, विधायक दल के हिसाब से मेरी हमेशा बात हुई, हमेशा उपस्थित है। ये पहली बार ऐसा है जो अपनी पुत्रवधू की बीमारी के कारण से नहीं आई, बाकी वो हमेशा आती है। सवाल ये भी है कि क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे? आयु का मुद्दा भी है, क्योंकि देखो क्या ये मुद्दा रहेगा? मैंने न तो पहले कभी ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे पार्टी जो काम देगी वो काम करूंगा। वे अगर कहेंगे कि आपको पार्टी का संगठन का केवल और केवल उदयपुर का काम करना तो भी करूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं। जिस पार्टी ने मुझे देरोड़ा गांव में पैदा हुआ और यहाँ ला कर के मुझे 8 चुनाव लड़ा है, 8 बार मैं विधायक बन गया हूँ, मैं 11 चुनाव को लड़ा हूँ, मुझे सिंबल दिया है, मुझे पद दिया है, मुझे पार्टी अध्यक्ष बनाया है। मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ नहीं, कोई एज के कारण से मेरे मन में कोई दुख होगा कि उन्होंने मुझे ना कह दिया, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जिस पार्टी ने मुझे योग्य बनाया उस पार्टी की अंतिम दिन तक जो सेवा मैं कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन गुलाब चंद जी, ठीक है, आयु की बात कही जा रही है या इच्छा की, आपने कहा कि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो आप करेंगे, जो जिम्मेदारी देगी वो। लेकिन आज के वक्त में हम जिस तरह से राजनीति देख रहे हैं, इच्छा तो सबकी चुनाव लड़ने, फिर इसके बाद जीतने, फिर अगर सरकार बनती है तो मंत्री बनने, ये सब तो इच्छाएं सब में रहती हैं। आप मेरे 77 से लेकर अब तक का जीवन का पोस्टमार्टम करके देख लो, न तो मैं कभी टिकट मांगने गया, न कभी मंत्री बनने किसी के पास गया, न अभी प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए मैं किसी के पास गया, किसी से जाकर मिला। मुझे स्वयं को पता नहीं, 8 बजे 8:15 बजे उन्होंने फ़ोन किया तो कि भी आपको जो है ना विधायक दल का नेता बनाते, उसके पहले मुझे ही पता नहीं। तो मैं इन चक्रों में नहीं बढ़ता हूँ, मेरे को कोई असेस कर नहीं पाया। मैं पार्टी का वो संगठन का कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी के लिए जिस विचारधारा से जुड़ा, मैं तो यहाँ तक भी पहुँच गया। मेरे हज़ारों साथी ऐसे जो जिनका अभी तक कभी चुनाव ही नहीं लड़े, फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक विचारधारा के लिए काम करना शुरू किया था और जिन संस्कारों में पले उस संस्कारों ने हमें देश के लिए काम करना सिखाया है, अपने लिए काम करना नहीं सिखाया। ये जो बात बार बार उठती रहती है, गाए भगाए गवर्नर को लेकर आपके नाम की चर्चाएं रहती है और किसी महत्वपूर्ण पदों को लेकर केंद्र में चर्चाएं होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हर बार होता है ऐसा? देखो, ये आप बनाते रहते हैं। मैंने तो कभी आज दिन तक नहीं कहा और मैं मरते दम तक कभी नहीं कहूँगा कि मुझे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। गुलाब चंद जी, ये क्या गणित रही? आपने कैलाश मेघवाल के चिट्ठी बम को फुस कर दिया,
नहीं, मैंने नहीं किया है। मैंने तो इतना ही कहा, मैंने कहा भाई ये जो कुछ उन्होंने कहा है पार्टी अध्यक्ष और पार्टी इसके बारे में निश्चित रूप से देखे, और अगर मेरी कुछ कमी खामी है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करे, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं 3 शब्दों में अपनी बात कह दी मैंने तो, और कोई न सफाई दी, ना कोई तर्क दिया, ना उनका ठीक है नहीं है, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। गुलाबी सालों बीत गए, लेकिन कैलाश मेघवाल और आपके बीच में अदावत रही, वो अक्सर कई बार आपके खिलाफ बोलते रहे। हालांकि आपने बहुत संयमित अपने आप को रखा, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ हमेशा गूंजती रही। उनका सोच उनके पास, मेरा सोच मेरे पास। मैं पार्टी के काम के लिए आया हूँ, पद के लिए न पहले आया था ना आज आया हूँ। मैं सोचता हूँ ना मैं कभी उनसे मांगने गया, ना कभी उनसे कोई मांगा है। अब वो क्यों करते हैं इसका जवाब तो वो ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन उन आरोपों का क्या है जो प्रताप सिंह सिंघवी जैसे कुछ विधायकों ने लगाया कि विधानसभा के अंदर आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं, इसके पीछे भी क्या कोई सियासत है? मैं सोचता हूँ विधायक दल की बैठक में मैंने इसी सवाल को किया था कि भाई आप में से जो लोगों ने दस्तखत किए हैं उन्होंने किस किस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और किस किस तारीख को दिया, मैं लिस्ट निकाल के बता दूं। आपने कभी स्थगन प्रस्ताव ही नहीं दिया तो बोलने किस पे देगा, कौन देगा? और जहां कुछ बिल पास होते हैं तो अगर आप अपनी तरफ से देते हैं जनमत जानने के लिए तो आपका राइट बनता है, आप बोल सकते हो। और जहाँ तक सवाल है, कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को बोलने का मौका मिले, ऐसा नहीं हो कि नए लोगों को सीखने का मौका नहीं दे। और मैं सोचता हूँ मेरी पूरी लिस्ट उठा करके देख लें तो मैंने जितने लोगों से ज़्यादा लोगों को एंट्री करने का प्रयास किया और दिया है वो रिकॉर्ड पर है। मैं उसके बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं, और वो बात भी उनकी डिफ्यूज़ हो गई, वो एक भी जवाब नहीं दे सके। मैंने कहा भी आप में से कोई भी ऐसा खड़ा होकर गए कि भाई मैंने ये प्रस्ताव दिया और इस दिन मैंने बोलने के लिए समय मांगा और मुझे नहीं मिला। आप यूँ ही चाहो कि भाई मैं तो बहुत बुजुर्ग सीनियर हूँ इसलिए मेरा रोज़ ही राइट बन जाए, तो रोज़ राइट तो गुलाब चंद का भी नहीं बनना चाहिए, न किसी और का बनना चाहिए। हाँ, कानूनी तहत जो बोलने का अधिकार हाउस के फ्लोर पर जो मिलता है उसको लेने का जो प्रयास करेगा उसको मिलेगा। गुलाब चंद कटारिया के साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। एनकाउंटर में हमारे साथ खास मेहमान आज गुलाब चंद कटारिया जी लगातार मौजूद हैं। गुलाब जी, कहा यह भी जाता है कि विधानसभा के अंदर आपकी खूब छनती है स्पीकर के साथ। मेवाड़ करेक्शन तो है ही अपनी जगह, लेकिन दूसरी ओर हम देखें पिछले राज में कैलाश मेघवाल विपक्ष को बोलने भी नहीं देते थे, और वहीं स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी आपका मान सम्मान पूरा रखते हैं। देखो, मैं सोचता हूँ ये कोई मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उस कुर्सी का अपना एक मान सम्मान है। वो इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी आए वो नियमों के तहत आकर के बोले तो ठीक है। कोई चाहे जब खड़ा होकर बोले तो वो थोड़ा डिसिप्लिन आदमी है, और विशेष करके जो अध्यापक रहा है उसकी हेडमास्टर की वो होती है, तो उसके कारण से वो। पर मैं ये कह सकता हूँ मेरे इतने सालों का अनुभव है, जितना हाउस को ठीक प्रकार से चला करके अधिकांश लोगों को बोलने का मौका दिया और अधिकांश क्वेश्चन को आने का मौका दिया, सब लोगों से पूछ करके जो भी विषय इम्पोर्टेंट होता है उसको हाउस में लाने का प्रयास भी करते हैं और सरकार से भी उत्तर दिलाने का प्रयास करते हैं। और इसके कारण से, और मैं भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो मैंने क्षमा भी मांगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को पिछले पेज पे दे रखा था, मैंने पेज देखा नहीं था, तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपने इसमें हमको अधूरा कागज़ कैसे दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो आप इसको पत्ता पलटो, सेम पत्ते पे। मैंने तुरंत सॉरी फील किया कि भाई मेरी गलती हो गई कि मैंने पीछे देखा नहीं। तो मैं अपनी गलती स्वीकार करने में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया। और वो भी एक तरह से एक अध्यापक रहा, मैं भी एक अध्यापक रहा हूँ, और सामान्यतः मेरे जीवन का नहीं दोस्ती तो इस कारण से कि हम कॉलेज में भी साथ पढ़े हैं। मैं LLB कर रहा था, तब वो MSc कर रहे थे, और कंपटीशन में भी हम कभी डिबेट कंपटीशन में भी दोनों आमने सामने आते ही थे। तो और मेरी तहसील के वो रहने वाले हैं, मैं उसी तहसील का वोटर हूँ, तो उसके कारण से और उनके पिताजी के समय से उनके परिवार से हमारा संबंध रहा है। तो मैं सोचता हूँ वो मेरा अगर काम ठीक होगा तो है, तो उनका जो अच्छा होता है उसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, और कभी कभी उनसे भी झगड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में अगर कोई बात हमें नहीं लगी तो हम उनसे भी हाथापाई जैसी स्थिति तो नहीं, लेकिन वाकई तो हुआ ही हुआ है। सर्वकालिक स्पीकर जो श्रेष्ठ स्पीकर माने जाते हैं उनमें क्या गिनते हैं आप उनको? मतलब पूनम चंद जी बिश्नोई को मैंने देखा था, जिन्होंने एक हाउस को अच्छी प्रकार से चलाया, और उसके बाद मेरे हिसाब से एज ए स्पीकर आज की तारीख में इस हालात में भी, और जबकि
सारी जगह जो हालात हो रहे हैं और विशेष करके पार्लियामेंट में भी जिस प्रकार की उठापटक हो रही है, उसके बाद भी राजस्थान की विधानसभा पे काम हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, विषय आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसमें कोई बिल्कुल। और कभी नहीं देखा गया जब स्पीकर अपनी सरकार के मंत्रियों को डांट फटकार लगाते हो, उनकी इस कार्यशैली का आप कितना समर्थन करते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ वो गलत को गलत समझता है, चाहे उनका मंत्री हो चाहे कोई भी हो। जिस तरीके से उनको आना चाहिए, हाउस ने अगर मान लो उनको कहने बोलने के लिए राजेंद्र राठौड़ को कॉल कर दिया, तो उसके बीच में एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री मिलकर खड़े हो जाए और फिर संसदीय कार्य मंत्री जिनको स्वयं हाउस चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो उस जिम्मेदारी की अवहेलना करता है, तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा इरिटेट हुए और उसके कारण से उनको इस प्रकार का कठोर निर्णय लेना पड़ा। ये बड़ा विषय हो गया था निम्बाराम जी का जो पूरा मसला था, और इस विषय को लेकर काफ़ी गहमागहमी सदन में भी देखी गई। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप तृतीय वर्ष शिक्षित संघ से निकले हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखो, मैं सोचता हूँ कि इसमें उनका इतना दोष नहीं है, लेकिन इसको जिस रूप में बनाने का प्रयास किया, क्योंकि सामान्यतः उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया कि राम मंदिर का हमारा कलेक्शन का काम पहले से ही बंद हो चुका है और हमारे यहाँ कलेक्शन 100% चेक के बिना हम लेते भी नहीं हैं। तो मैं तो बहुत स्पष्ट बात थी। उन्होंने प्रयत्न किया कि अच्छा वहाँ नहीं हो तो आप प्रताप गौरव के नाम से ले लो, तो इसका मतलब उनका इंटेंशन शुरू से ही कोई तो भी इसी प्रकार से जाल में उलझाने का था, उसके कारण से उन्होंने उस जगह का उपयोग किया। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो जिस प्रकार की जांच की प्रक्रिया में जांच हो जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा भी बार बार निम्बाराम का नाम लाना, बार बार इस मुद्दे को लाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी मुद्दे को इस बात पे बोलना, उनको कुछ सूझता ही नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी का जीवन कैसा रहा, रीट में देखा ना परीक्षा में, जो मीना वहाँ सवाई माधोपुर का पकड़ा गया है वो उनकी पार्टी का करता था, कार्यकर्ता है। वो वहाँ के सब प्रकार से उनके स्वयं के ऑफिस में उसका फोटो उनके साथ मिला है। जो इसमें दोषी और अभी भी भागता फिर रहा है, उसका स्वयं वहाँ जो अशोक वहाँ का जो पहले एमएलए मिनिस्टर भी रहा है, अभी एमएलए है, वहीं से उसके साथ भी उसका वो जो है ना किसी हम स्कूल में नॉमिनेट करते हैं एमएलए का कोटे के तहत किसी को, उसमें उसको नॉमिनेट कर रखा है। उनका राष्ट्रीय अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उस रैली में वहीं अभी दिल्ली में थे। इसका मतलब ये है कि उनका उनसे लाइजन है। और दूसरा जो उनके 3 परिवार के लोग सेलेक्ट हुए हैं, 3 को जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो ओबीसी की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनका स्वयं का जीवन इस प्रकार का वो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने का प्रयास करते हैं, इसका मुझे दुख होता है। लेकिन वो तो उस लड़के की फोटो बीजेपी में भी कई नेताओं के साथ, देखो फोटो अलग चीज़ है, पर पार्टी कार्यालय में, और वो भी आपने देखा हो संयम लोढ़ा और सभी लोगों के साथ उसका फोटो है, वो पार्टी के ऑफिस दफ्तर के अंदर है, गिने चुने लोगों के बीच में है। मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे 5 लोग और खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा ले तो मैं तो नहीं होता, लेकिन मैं घर में वो मौजूद हूँ और मेरे साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाता है, इसका मतलब मेरी व्यक्तिगत उससे संबंध है। और ये तो रिकॉर्ड से तू हो गया ना कि भाई उनके और कांग्रेस से बहुत ही नज़दीक के संबंध हैं और उनका ही एक तरह से कार्यकर्ता है, इसमें कहाँ दो है। ऐसे व्यक्ति को इस नीट की परीक्षा में जिस प्रकार से दोषी पाया गया है और जिसको कराने वाला शिक्षा मंत्री स्वयं नीट की परीक्षा का वाहवाही ले रहा है, तो निश्चित रूप से यार लोग उसके ऊपर आक्षेप क्यों नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। कांग्रेस में जो गहमागहमी चल रही है पायलट और गहलोत कैंप के बीच, उसको लेकर आप क्या कहें? देखो, मैं सोचता हूँ ये पहले दिन से चल रही थी। कारण क्या है कि पिछली बार भी मैं विधानसभा में था, जब विधानसभा में कांग्रेस घट करके जब 21 पे आ गई, यही अशोक गहलोत जी भी थे उस समय। ये हाउस में कभी इन्होंने मुंह तक नहीं खोला कि इनकी पार्टी का व्यू क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। उस आदमी ने मेहनत करके इस पार्टी को यहाँ तक लेके आए और उसके बाद उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। इनके आपस में 4 दिन की माथापच्ची के बाद बनाया। उसके बाद भी उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उसके कारण से आपस में टकराव के कारण से हुआ। और ये टकराव पहले दिन से ही 36 के आंकड़े के रूप में चल रहा था। और 2 कैंप बुलाए तो उन्होंने किए, दोनों होटलें बुक की तो उन्होंने की, गए तो वो गए और वापस आए तो वो आए। उसमें हमारा क्या लेना देना है जिसके कारण से। एक जनरल हम अगर बात करें, राजनीति की बात करें, आज के दौर और पहले के दौर में बहुत फर्क राजनीति में भी आया है। लेकिन ये एक जो बात आती है युवा और वरिष्ठ, बात बन नहीं पाती है, फिर वो चाहे कांग्रेस में हो या दूसरी पार्टियों में। इसकी वजह आप मानते क्या है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी इतने वृद्ध भी रहे, इतने युवा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा नए खेप आती रही, नए लोग डेवलप होते रहे, इसलिए हमको कभी अभाव नहीं लगता है।
क्योंकि एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा है, जिसको भी देते हैं वो काम को संभालता है। इनके यहाँ क्या कि इतनी बड़ी गैप है कि उसके कारण से इनको है ना कम उम्र और अधिक उम्र में अंतर लगता है। मैं ये तो कभी आज दिन तक टकराव दिखा नहीं। मेवाड़ में 2 सीटों पर उपचुनाव है और एक पार्टी जो पिछले चुनाव में सबको चौंका कर 2 सीटें जीती, भारतीय ट्राइबल पार्टी। ऐसा कहा जाता है पर्दे के पीछे बीजेपी का हाथ रहा और बीजेपी ने कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बीटीपी को वहाँ पर आजमाया और अब बीटीपी दोनों पार्टियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो, ऐसा बीजेपी के द्वारा पैदा की गई ये बात बिल्कुल गलत है। बीटीपी बहुत पुरानी एक तरह से पार्टी के रूप में थी। ये सारी की सारी कॉमरेड विचारधारा के लोग थे जो हमेशा चल रहे हैं। ये गुजरात में भी है, बाकी जगह भी है। गुजरात में भी चुनाव लड़े, वहाँ भी एमएलए बने। तो एक नई पार्टी की मतलब हमारी पार्टी के नाते कुछ लोगों ने प्रयत्न किया थोड़ा, लेकिन ये एक बुलबुला है। मैं आपको अगर ईश्वर ने जिंदा रखा तो 5 साल बाद बताऊँगा, इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। कारण क्या है, किसी की भावना को भड़काकर ज़्यादा दिन तक कभी राजनीति में नहीं। कॉमरेडों ने आज दिन तक राज किया होगा, भले ही बंगाल में किया होगा, केरल में किया होगा, आज वो सिमट के ख़त्म हो गए। किसी को आपस में लड़ा करके बहुत दिनों तक राजनीति नहीं की जा सकती है। लोगों का दिल जीत करके राजनीति की जा सकती है। ये शॉर्ट रास्ते पे चल रहे हैं और इसके कारण से कुछ दिन तक किसी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसके कारण से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा और ये पार्टी कभी निर्णायक दौर में आ जाएगी, ऐसी स्थिति मुझे लगती नहीं। तो आपको लगता है कि बीटीपी ठीक है, अभी अगर आ भी गई है, लेकिन आगे उसका भविष्य उतना नहीं है जिस तरह से डेवलप कर सवाल ही पैदा नहीं होता। आपस में 2 समाजों को टकरा करके कोई चाहे कि मैं राजनीति को लंबे समय तक कर लूँगा, तो समाज को आपस में लड़ा कर कभी राजनीति की नहीं जाती है। और करते भी हैं तो कुछ समय लिए हो सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती है। लोगों का दिल जीत करके राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है। गुलाब जी, कुंभलगढ़ के चिंतन से और मंथन से क्या अमृत निकला? देखो, हमारी पार्टी का ये सोच है कि जब सामूहिक रहते हैं, सामूहिक विचार करते हैं, तो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है ना। हम संस्कारित करने का प्रयत्न करते हैं। हम केवल झंडा उठाकर राज देना और राज देने के बारे में नहीं है। व्यक्ति निर्माण के लिए ये जो कैंप होते हैं ना, ये बहुत आवश्यक होते हैं। और राष्ट्रीय जो महामंत्रीय संगठन, उनका जो सत्र हुआ और उन्होंने जो विषय को जिस ढंग से रखा, वो निश्चित रूप से हमारे दिलों को छूता है कि वास्तव में इस पार्टी को प्रारंभ करने वाले लोगों ने किस तरह की विचारधारा को स्थापित करने के लिए किस तरह से कष्ट देख करके इस यात्रा को यहाँ तक बढ़ाई है। तो ये चिंतन शिविर मैं पहले कभी अपने ज़िलों में करता था। मैंने इस ट्राइबल एरिया में जब काम खड़ा किया तो ऐसे ही 15-20 की टोली को लेकर रात को बैठता था, उनके साथ बातें करता था और ऐसे ही करके संगठन खड़ा होता है। तो संगठन और संगठन के प्रति लोगों को एक तरह से जोड़ना, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जो कदम निरंतर होना चाहिए, काफ़ी लंबे समय बाद वो आज होते रहना चाहिए। जिस तरह आपने इस बार चिंतन बैठक की, मोबाइल तक वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, तो क्या लगता है कि ये बहुत ही गोपनीय रखा गया पूरा? नहीं, वैसे कोई गोपनीय नहीं है। वो तो उस होटल में पता नहीं 50 तो उनके कर्मचारी होंगे, 50 दूसरे लोग होंगे। कोई गोपनीय का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। खुली बैठक हुई, माइक के साथ होती है, तो कहाँ गोपनीय है। हाँ, जरूर स्थान जो है ना, वो दूर स्थान हो सकता है, तो वो दूर स्थान तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन मेवाड़ में वहाँ उस जगह को चुनने की कोई खास वजह थी? क्योंकि कहा जाता है उपचुनाव है, उसके मद्देनजर भी बीजेपी ने इसे चुना। उपचुनाव तो होता है उदयपुर में करते, वहाँ करने की क्या जरूरत है, वहाँ तो कोई उपचुनाव नहीं है। लेकिन वो स्थान अपनी तरह से एक ऐतिहासिक स्थान भी है। फिर वहाँ जिस प्रकार का वातावरण है, टूरिस्ट की दृष्टि से भी लोगों का आकर्षण भी रहता है, एकांत भी है, शांत भी है और विचार करने की दृष्टि से एक अच्छा माहौल मिलता है। यही वजह थी इसे चुनने के। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब चंद कटारिया जी से हमारी लंबी बातचीत हुई, तीखे सवालों का सदा जवाब उनसे मिला। सुंदर सिंह भंडारी की उंगली पकड़कर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने मुकाम हासिल किया। आज वो प्रदेश ही नहीं, देश के भाजपा के टॉप लीडर्स में गिने जाते हैं। फिर उनसे रूबरू होंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और फिर भविष्य में नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।